बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 31वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। क्या ये राफे था इस तरह बात करने वाला? उसे हैरत सी हुई। क्या कह रहा था राफे? पुप्पो सब्जी की ट्रे उठाए उधर ही आ बैठी। कुछ खास नहीं। उसने गहरा सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया और कमरे की तरफ जाने लगी। ज़रा बैठकर मेरे साथ सब्जी तो बनवा दो, आज तो देर ही होगी, दोपहर को कैसे खाना पकेगा? वो तशवीश से कहने लगी। ना पके, यहाँ कौन से खाने वाले बैठे हैं? वो जी में बुड़बुड़ाते हुए बेजारी से पालक के पत्ते तोड़ने लगी। राफे तुमसे कौन सा वादा करके गया है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने अचानक पूछा था। उसके हाथ वहीं रुक गए। यही वक्त है भैया, आज ये पहाड़ भी सर कर लो। किसी ने उसके अंदर सरगोशी की। आपको नहीं पता? उसने बताने का फैसला कर लिया। नहीं। वो हाथ रोककर उसे देखने लगी। राफे को आने दें, फिर आपको भी पता चल जाएगा, वो थके हुए लहजे में बोली। क्या कोई सरप्राइज़ है? वो भोलपन से बोली तो उसने सर हिला दिया। मैंने राफे को बताया कि वो मामू बनने वाला है। खुशी के मारे उससे बोला ही नहीं गया। अब रोशी को फ़ोन कर रहा होगा। तुमने बात की रोशी से? उसका कल 2 बार फ़ोन आया था तुमसे बात करने के लिए। आज कर लूँगी। वो बेजारी से फिर पत्ते तोड़ने लगी। मेरी तो दिली आरज़ू है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी और राफे की ये खुशी भी देखूँ, फिर समझूंगी मेरे मौला ने मुझे दुनिया में ही माला माल कर दिया, कोई हसरत ना रहने दी। मैं तो कहती हूँ तुम किसी डॉक्टर को आज दिखाई आती। वो चंद लम्हों बाद बोली तो उसे कोफत सी होने लगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? उसने तनक कर पूछा। तबीयत अच्छी नहीं लग रही तुम्हारी। सुबह भी जिस्म गर्म हो रहा था, मौसम बदल रहा है, अब भी तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। उन्होंने उसकी कलाई को छू कर कहा। ठीक हूँ मैं। तुमने कुछ सुना? वो चंद लम्हों बाद फिर बोली। क्या? ज़रियाब पाकिस्तान आया, वो भी जायदाद में अपना हिस्सा लेने। उन्होंने गोया धमाका किया। बिया ने घबराई हुई निगाहों से उन्हें देखा। वो सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी। और उसकी ख़यानत देखी है तुमने? वो थोड़ी देर बाद फिर से बोली। एक तो उस बेचारी फरियाल को मुर्दों से बदतर हाल में करके इधर भेजा, और तलाक देने की शर्त पता है क्या रखी है? वो उसकी तरफ देख रही थी। उसने सर झुका लिया। हक महर पहले ही माफ़ करवा लिया, बल्कि लिखवा लिया बेचारी से। 50 लाख रुपए था, और अब तलाक के लिए? उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं देखती हूँ। वो उठकर चली गई तो भैया परेशानी से उठकर खड़ी हो गई। पता नहीं किसका फ़ोन है, 3-4 दिन हो गए, 10 बार घंटियाँ बजती हैं, उठाती हूँ तो कोई नहीं। तुम किधर जा रही हो? मेरे सर में दर्द है, कुछ देर रेस्ट कर लूँगी। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी आंख मुसलसल बजती बिप से खुली थी। ज़रियाब का नंबर देखकर उसने मोबाइल फिर तकिए के नीचे घुसा दिया। बिप मुसलसल बज रही थी और वो ना चाहने के बावजूद मोबाइल ऑफ ना कर सकी। भी अगर तुम शाम 5 बजे मुझसे मिलने ना आई तो मैं घर चलाऊंगा और फिर सारे फैसले वहीं तुम्हारी उस मस्कीन पुप्पो के सामने कर डालूंगा। तुम जिस तरह मुसलसल मुझे नज़रअंदाज करके अपने हिसाब जब बार ही हो ना, ये ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए। पास आकर अगर यूं ही दूर जाना था तो फिर ये आग तुमने मेरे अंदर भड़काई क्यों? बुझी हुई चिंगारियों को क्यों हवा देकर शोले बनाया? अब इन शोलों में मैं तुम्हें, खुद को, सबको भस्म कर डालूंगा। तुम्हें शाम को मुझसे मिलने आना ही होगा, याद रखो। ज़रियाब की चिंगाड़ बंद होते ही सेल फोन ने टू टू की आवाज़ आने लगी। वो फ़ोन अटेंड करके पछताई। उसका ये तहकमाना अंदाज़ और इंतकामी तर्ज अमल। ज़रियाब, मेरे पास अब भस्म करने के लिए बचा ही क्या है सिवाय इस बदन के? गोश्त पोस्ट के इस बेकीमत बदन को तुम पामाल करके कौन सी राहत पाओगे? मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है, क्यों मैं उस शाम तुमसे मिलने चली गई। वो सर पकड़े बिस्तर पर बैठी थी। ये सेलफोन उसे राफे जाने से पहले देकर गया था। राफे से तो शायद उसने 1-2 बार ही बात की थी फिक्स्ड लाइन पर। ज़रियाब की कॉल कहीं पुप्पो अटेंड न कर लें, इसलिए उसने ज़रियाब को उस दिन अपना सेल नंबर दे दिया था, और ज़रियाब ने उस वास्ते के ज़रिए दिलों के सोए हुए जज्बों को जगाया था, बहुत सी गलत फहमियों को रफ़ा किया था और बहुत सी नई उम्मीदों का गुलस्तान महकाया था। मगर राफे के फ़ोन के बाद वो डर सी गई थी। राफे उसे आसानी से आज़ाद नहीं करेगा, और अगर उसे पता चल जाए कि मेरा ज़रियाब से क्या मामला चल रहा है तो पता नहीं उसके अंदर का वहशी जाग ना पड़े जो रोशी के मामले पर पागल हो गया था। वो अभी फ़िलहाल ज़रियाब से पीछे हटना चाहती थी, और उसने बेकरारी में मुसलसल फ़ोन कर करके उसे ज़िज कर डाला था। शाम 5 बजे अगर मैं नहीं जाती तो वो वाकई घर आ जाएगा, और जाऊँ तो कैसे? पुप्पो से क्या कहूँगी? वो तो आज मुझे हॉस्पिटल का बहाना करके घर से अकेला जाने नहीं देंगी। और हैरत है, पुप्पो ने मुझसे पूछा नहीं उस शाम मैं कहाँ गई थी। वो उठकर खिड़की में खड़ी हो गई। पुप्पो माली से क्यारियों में गोडी करवा रही थी। माली भी ऑफिस की तरफ से हफ्ते में 3 दिन आता था। पता नहीं राफे की जॉब कितनी अच्छी है जो ऐसी सहूलतें हाथ बांधे साथ मिली। मुझे उसके गुस्से को हवा नहीं देनी चाहिए, सब्र के साथ राफे से अलहदगी हासिल करनी चाहिए। मेरी जल्दबाजी बहुत कुछ ख़राब कर देगी। मगर शाम को ज़रियाब को किस तरह टालूँ? आज तो जाना ही होगा। वो ब्रश लेकर बालों में आहिस्ता आहिस्ता फेरते हुए कोई माकूल बहाना सोचने लगे। तुम शाम को मेरे साथ अस्पताल चल रही हो ना?
पुप्पो अचानक ही अंदर दाखिल हुई थी। उसकी बात सुनकर वो गड़बड़ा सी गई। शाम को? उसने ज़ेरे लब दोहराया। पुप्पो आज शाम को तो नहीं, कल सुबह चलूँगी। वो असल में पुप्पो मेरी दोस्त है शहाना, उसकी एंगेजमेंट है। उसने बहुत ज़िद और इसरार से बुलाया। उसे पता भी नहीं चला ये सब उसके मुंह से कैसे फिसला। तुम्हारी दोस्त? वो हैरानी से बोली। उसने तो उस 1.5 साल के दौरान किसी दोस्त से मिलना तो दूर की बात, किसी का जिक्र तक नहीं किया था, और अब जाने का तज़किरा। मैंने तो सबसे मिलना जुलना राब्ता करना छोड़ रखा था। उसे रोशी के ज़रिए मेरा नंबर मिल गया तो बार बार फ़ोन करने लगी। मजबूरन मुझे उससे बात करनी पड़ी। फिर यूँ अकेले पड़े चंद एक बार उससे बात करने के बाद अच्छा लगा तो मैं कभी कभार उससे बात करने लगी। अब उसने बासित इसरार अपनी मंगनी पर बुलाया 1 घंटे के लिए। अगर आप मना करती हैं तो नहीं जाती, उसने आखिर में कदर मजलूमियत से कहा। वो कुछ देर बोल ही ना सकी। कहाँ है उसका घर? उनके सवाल ने उससे गड़बड़ा दिया। अपर मॉल पर है, उसके मुंह से निकला। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अस्पताल इधर से कुछ ही दूर है। अगर मेरे साथ चलोगी तो अच्छी बात है, वरना ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करके मुझे अस्पताल ले जाएगा, वापसी पर तुम्हें ले लेंगे। उन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग बताई कि वो जवाबन कोई एतराज़ ही ना कर सके, और अपर मॉल का नाम लेने पर दिल में खुद को कोसा। मैं कल आपके साथ चलूँगी ना अस्पताल, फिर आप शाम को रहने दें, कल हम इकट्ठे ही चले जाएंगे। उसने मुस्तरिब लहजे में आखिरी कोशिश की और उनकी शक्ल देखने लगी। बेटा देखो, बीमार का मामला है। बीमार भी वो जो आज की शम्मा जलाए बैठा। जोया के आंसू उस दिन से मेरे दिल पर गिर रहे हैं। कैसे बिलक रही थी बेचारी, और मेरी सुस्ती देखो, इतने दिनों से जा ही नहीं सकी, और अब 1 दिन और टाल दूँ। उनके लहजे पर उसके दिल को कुछ हुआ। उसने तो अभी तक जाने के बारे में फैसला नहीं किया था, और जोया को रोना उसे एक बार भी याद नहीं आया था। पता नहीं कैसी गायब दिमागी की हालत थी। पुप्पो असल में मैं आपके साथ जाना चाह रही थी, अकेले मुश्किल लग रहा है। पतीलियाँ मसलते हुए बोली। कल सुबह वादा आपके साथ ज़रूर चलूँगी। सिर्फ ज़रियाब से मिलने के लिए वो ये वादा भी कर बैठी जो शायद कभी ना करती। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर शाम को किस वक्त जाओगी? 5 बजे तक निकलूँगी, उसने सुकून भरा सांस लेते हुए कहा। ठीक है, ड्राइवर वही रहेगा। घंटे 1.5 घंटे में फारिग होकर तुम निकल आना, वो कहते हुए जाने लगे। वो उन्हें मना करते करते रुके। फिलहाल इतना ही काफ़ी था। उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। उस रोज़ शाम भी एक तवील इंतज़ार के बाद आई थी। उसने अपर मॉल पर ड्राइवर को होटल से काफ़ी दूर उतर कर वापस भिजवा दिया था। वापसी पर मेरी दोस्त मुझे ड्रॉप कर देगी, पुप्पो को बता देना जाकर, उसने कहकर उसे रवाना कर दिया था। अगरचे इस तरह तैयार हो लिया मैं अकेले सर शाम रवा ट्रैफिक के बीच से गुजरकर सड़कें क्रॉस करना और वॉक करते हुए होटल तक जाना उसे खुद भी खासा अजीब लग रहा था, मगर इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। अगर कोई मुझे देख ले, उसके दिल में नया वसवसा जागा। रॉयल ब्लू कलर के नाजुक कढ़ाई वाले सूट में दुपट्टा अपने गिर लपेटने के बावजूद उसे पसीने आ रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे हर कोई उसे ही देख रहा हो, हर तरफ आंखें ही आंखें हों जो उस पर मरकूज़ हैं, और वो जानती है वो किसी से चोरी छुपे मिलने जा रही है। राफे के मन को होने के बावजूद उसका एक एक कदम मन भरका हो रहा था। तुम पैदल आई हो? ज़रियाब होटल के एंट्रेंस के करीब उसे बेचैनी से टहलते हुए मिल गया। नहीं, ड्राइवर से मैंने ही कहा था कि मुझे ज़रा दूर उतार दे। थोड़ा सा चलते ही वो थक गई थी। आखिर किससे इतना डरती हो तुम? कहा था ना मैं आ जाता हूँ पिक करने तुम्हें। उसकी कैफियत से क्या समझा कि उसके दोनों ठंडे हाथ बर्फ़ जैसे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, और वो उस सहारे को पकड़कर जैसे खड़े रहने के काबिल हुई। हम कहीं बैठ नहीं सकते? शोर, रूम में चलते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। उसके कमर के पीछे बाजू हमायल करते हुए अपनायत भरे लहजे में बोला। पियाने की नखियों से इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखा और तेज़ी से दाएं तरफ होते हुए उसके हल्के से निकल गई। रूम में नहीं, यहीं हॉल में या किसी ओपन एरिया में बैठते हैं। रूम में ज़रियाब भी खुद होने लगता था। उसके ज़ब्त का हर बंधन टूटने लगता। उसके नरम गरम जुमले बिया को भी पिघलाने लगते थे। उसे इन लम्हों से खौफ आता था। न जाने कैसा हरास था जो चाहने के बावजूद भी उसे एक कदम भी आगे न बढ़ने देता। वो ज़रियाब को चाहती थी और उसकी चाहत का इजहार उसे सरशार कर देता। अंदर भड़कते प्यास की सहरा पर ठंडी बारिश की तरह महसूस होता, मगर अभी वो इस बारिश को बरसने की इजाज़त देना नहीं चाहती थी। बाहर कहीं बैठकर हम भला क्या बात करेंगे? ज़रियाब को उसकी तजवीज़ पसंद नहीं आई थी। जो भी बात करना होगी, वो दो टोक अंदाज में बोली तो ज़रियाब को उसका साथ देना ही पड़ा। कि अब मुझे सबसे पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो। उसने बैठते हुए वेटर को फ्रेश जूस लाने का ऑर्डर दिया था। कौन सा सवाल? तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो ना? पता नहीं, बज़ाहिर खुद को कायल करती हूँ, मगर मेरा दिल, क्या हमारा मिलन तुम्हारे दिल की चाह नहीं? उसने बेख्तियार उसके टेबल पर धरे हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्लीज़ ज़रियाब, उसने मज़ामत की। क्या कर रहा हूँ मैं? अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने मलतुजी लहजे में कहा। भैया मुझे नहीं पता था तुम इन दकियानूसी लोगों में चंद माह रहकर इस कदर पसमानदा ख्यालात की मालिक हो जाओगी। एक सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। बिल्कुल सच सच। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना हाथ छुड़ाकर बोली। मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, वो दिल गिरफ्तगी से बोला। फरियाल के साथ क्या हुआ है?
वो चबा चबा कर बोली। क्यों, क्या हुआ उसे? वो चौंका था। हर किसी के मुंह पर फरियाल के दुखों की कहानी है। फरियाल जब से वापस आई है बेचारी फरियाल हो गई है। क्या हुआ था उसके साथ? मुझे सच सच बताइए प्लीज़। उसने सीने में गड़ी फांस निकाली। तो सुनो, उसने इन 8 माह में जितना मेरा जीना दोभर किया, अगर मैं तुम्हें सच बता दूँ तो तुम यकीन नहीं करोगी। मेरे ख्याल में तुम एक बार खुद उस बेचारी फरियाल से मिलकर उससे पूछ लो, ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। मेरा एतबार तुम क्यों करोगी? क्योंकि मैं एक बार तुम्हारा एतबार खो चुका हूँ और कसमें मैं खाना नहीं चाहता। कसम झूठे खाते हैं। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में कह रहा था। आपने उसको तलाक दे दी? नहीं, वो हक महर के अलावा एक मोटी रकम और प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रही है। जरा आपकी बात पर बिया ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। मगर मुझे तो पता चला कि आप हक महर माफ़ करवा के बाकायदा लिखवा चुके हैं। इसके अलावा आप, वो कहते कहते रुक गए। मैं नहीं जानता तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, मगर ये सब झूठ है, बोगस है और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा। और भैया मैं सच बताऊं, इस प्रोपेगेंडे की वजह से मुझे सबसे नफरत हो गई है। मैं इसीलिए अंसारी हाउस नहीं गया, यहाँ होटल में पड़ा हूँ और अपने फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा इसलिए मांग रहा हूँ कि रकम लेकर फरियाल के तौक को अपने गले से उतार सकता इनको। इस शादी ने जितनी मुझे जहनी अजियत दी उतना ही मुझे माली नुकसान पहुँचाया है। मैं अब इस कफिए को किसी भी तरह निपटाना चाहता हूँ। ये सब डैडी की हठधर्मी और जिद की वजह से हुआ। उन्हें अपनी अना और झूठा वकार इतना अजीज था कि उन्होंने इस खेल में इकलौते बेटी की जिंदगी और उसके दिल की वाहिद खुशी को आग लगाते हुए एक पल को नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। इसलिए मुझे सबसे नफरत हो गई। मैं अपना हिस्सा लेकर रकम फरियाल के मुंह पर मारकर सबसे किनारा कश हो जाना चाहता हूँ और मैं इस मौके को अपनी ज़िंदगी का गोल्डन चांस ही समझूंगा कि कुदरत ने मेरे दुखों का अजाला करने के एक बार फिर मुझे तुमसे मिला दिया। अगर हम दोनों का मिलन दोबारा मुमकिन नहीं था तो भैया हमें कुदरत दोबारा क्यों मिलाती? भैया सब कुछ छोड़ दो, मेरे साथ चलो। हम दोनों एक मुकम्मल मोहब्बत भरी पुरसुकून ज़िंदगी शुरू करेंगे। इन सब लोगों ने मिलकर हमारी ज़िंदगियों से खेल खेला। हमें अब इनसे कट कर अलहदा हो जाना चाहिए। मिलकर नई ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद रखनी चाहिए। मेरे पास बस गिनती के दिन हैं। कल मैं कराची जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए या शायद 1.5 हफ्ते के लिए। इसके बाद मेरे पास सिर्फ 20 दिन होंगे। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? वो आखिर में पुरजोश लहजे में कहते कहते रुका। मैं क्या कहूँ? मैं तो अभी बंधी हुई हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। वो बेबसी से बोली। पता नहीं क्यों उसके दिल को ज़रियाब की बातों पर यकीन आ चला था और इस शुरू से पता था ज़रियाब झूठ नहीं बोलता, वरना वो शायद उसका कभी एतबार न करती। तुम क्यों राफ़े को मजबूर नहीं करती? अगर तुम कहो तो किसी वकील से मिलकर उसे नोटिस भिजवा देते हैं। वो तुम्हें तना और बेसहारा समझकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, वरना वो तुम्हारे मुतालबे पर तुम्हारे इस जायज़ हक को मानने से इनकार नहीं कर सकता। वेटर जूस ले आया था। ज़रियाब ने ग्रेप फ्रूट जूस का ग्लास उसके आगे किया। उसे अभी भी याद था कि बिया को ये जूस पसंद है। वो स्ट्रॉ लबों से लगाकर पीने लगी। उसे प्यास लग रही थी। फिर क्या कहती हो बिया? वो चंद लम्हों बाद फिर बोला। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम खुद को तैयार करोगी तो कुछ समझ में भी आएगा। तुम्हें इस तरह तन्हा उदास सा देखकर यकीन मानो मेरे दिल पर जैसे छुरियां सी चलती हैं। मेरा दिल चाहता है भैया मैं तुम्हारे इस उदास रूप को अपने सीने में समेट लूं और सारे जहां की खुशियां, सारे ज़माने की मुस्कुराहटें और तुम्हारी वो खनकती खिलखिलाती हंसी तुम्हें लौटा दूं। काश ये सब मेरे बस में हो भैया। मुझे एक बार अपना आकर ये मौका तो दो। तुम्हारे हर दुख, हर अजियत की तलाफ़ी न कर दूँ तो ज़रियाब न कहना। तुम्हें देखकर खुद पर एतबार खोने लगता है भैया। मुझे लगता है ये बीच का अरसा हमारे बीच आया ही नहीं। अगर आया भी है तो तुम्हें जैसे मज़ीद रानाइयाँ बख्श गया, या जब तक तुम दस्तरस में थी कभी इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल और अनछुई न लगी थी जितनी अब। मेरा दिल मेरे बस में नहीं। प्लीज़ जल्दी किसी फैसले पर पहुँचो। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, प्लीज़। वो एक बार फिर उसी दीवानगी भरी वहशत में उसके हाथों को अपने हाथों लिए हुए, आंखों में मोहब्बत की भड़कती लौ दहकाए कह रहा था। बिया के सीने में दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। राफ़े की वापसी तक कुछ भी होना मुश्किल है, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। इस बार उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। ज़रियाब के हाथों की गिरफ्त में उसका दिल भी आ गया था। तुम्हारे सीने में 2 दिल हैं भैया, एक जो मेरी मोहब्बत में पूर घर के, दूसरा राफ़े की मजबूरी से बंधा है। और भैया ये दोनों दिल धड़कते रहेंगे और तुम्हारी अजियत का सामान करते रहेंगे। राफ़े से पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल नहीं। तुम हामी तो भरो। उसकी दोधिया नरमो मुलायम कलाइयों पर अब ज़रियाब की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता सरसरा रही थी। बिया के तन बदन में एक पुरकैफ लहर सी दौड़ने लगी। सारे बदन की प्यास जैसे उन उंगलियों में सिमट आई थी। काश इन कलाइयों में धड़कती नब्ज़ों के साथ वक्त की सुइयां भी थम जाएं। बिया रूम में चले। ज़रियाब के मदम से सरगोशी उसके कानों से टकराई। अचानक बिया के बैग में बजने मोबाइल की बिप ने दोनों को वहशत के उस सरहा से निकाला था। उसने बेख्तियार अपने हाथ खींच लिए। पुप्पो उसकी वापसी के लिए फिक्रमंद थी। ड्राइवर को भेज दूँ? तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया? अब कैसे आओगी? रात हो चुकी है। मैं आ जाऊँगी, शाहाना मुझे ड्रॉप कर देगी। थोड़ी देर तक आ रही हूँ, आप फिक्र न करें।
वो ज़रा आपकी दहकती निगाहों से पिघल रही थी। आवाज़ की लर्जाहट पर काबू पाकर बोली और मोबाइल ऑफ कर दिया। आप मुझे ड्रॉप कर दें, इससे पहले कि ये कमज़ोर लम्हे उस पर पूरी तरह से हावी हो जाए। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। भैया इतनी जालिम ना बनो, चलो कुछ देर और ऊपर चलकर इत्मीनान से बैठते, फिर चली जाना। उसने एक बार फिर उसके हाथ अपने हाथों में लेना चाहे। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। उसने तेज़ी से अपने हाथ खींचे और बैग संभाल कर उठने लगी। ओके, ऊपर नहीं चलते, मगर कुछ देर तो और बैठो, डिनर तो साथ कर लें प्लीज़, वो मलतेजी लहजे में बोला। नहीं, डिनर में देर हो जाएगी। वो पुप्पो का सामना करने से घबराती थी। अच्छा, थोड़ी देर तो और बैठो। ज़रा आपके इसरार पर वो मजबूरन बैठ गई। और हाँ, पता भी तो चले ताया जान को कि जिस बदकिरदार लड़की को वो अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे, वो अब उनके बेटे की ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा बन चुकी है। फिर कैसे मुझे दुत्कार सकेंगे? और मम्मी अगर उस वक्त डट जाती, मुझे बेकसूर जानते हुए मेरी ढाल बन जाती। उन्होंने तो उल्टा मुझे गुनहगार साबित करने की पूरी कोशिश की। फूफो के घर एक रात बिला इजाज़त रहने पर मुझे मातूब ठहराया गया और मम्मी ने मेरे गुनाह पर तस्दीक की मोहर लगाते हुए मुझे उसी घर की तरफ रवाना कर दिया। गोया उन्होंने मेरे गुनहगार होने का एतराफ़ सबके सामने कर लिया, वरना आज मैं भी किसी के आगे सर उठाकर बात कर सकती। सारा कसूर, सारी गलती मम्मी की कमज़ोरी की है। और फिर सब कहते हैं उन्हें माफ़ कर दूँ, उनसे मिल लूँ जाकर, जिन्होंने जानते बुझते मुझे बर्बादी के उस गड्ढे में धक्का दिया। वापसी पर वो ज़रा आपके साथ गुमसुम सी रास्ता भर यही कुछ सोचती रही। उसे अब फैसला करना आसान लग रहा था। उसका जहन आगे ही आगे ज़रा आपके साथ कहीं और महवे परवास था। उसे पीछे कुछ भी याद नहीं था, ना राफे से ताल्लुक, ना उसकी ज़िद्दी अखड़ तबीयत और ना पुप्पो की बेरहम मोहब्बत। वो तो अब जल्द से जल्द ज़रा आपकी हो जाने, उसका साथ पाने की तरकीबें सोच रही थी। और बस ये कौन है? वो पल भर के लिए शशदर रह गई। उसका एक कदम दरवाजे के अंदर था, दूसरा बाहर। वो चौखट के बीचों बीच गुमसुम खड़ी सफ़ेद बिस्तर पर पड़े हड्डियों के उस ढांचे को देख रही थी। पहले उसे लगा वो गलत कमरे में आ गई है। वहीं खड़े खड़े गर्दन मोड़कर उसने रूम नंबर देखा। वहीं कमरा नंबर था जो पुप्पो ने आते वक्त उसे बताया था। उसके सीने में सांसें जैसे आपस में उलझने लगी। कमरे में हल्की खनकी थी और उस ठंडक में दवाइयों और टंक्चर की बू रची हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। उसने धुंधलाई नज़रों से एक बार फिर सामने बिस्तर पर लेटे उस नीम मुर्दा जिस्म को देखा, जिसके दोनों बाजुओं में ड्रिप लगी हुई थी और ज़िंदगी उस सफ़ेद महलूल की सूरत में कतरा कतरा उन रगों में उतर रही थी, जिन पर कलाइयाँ होने का फ़कत गुमान ही किया जा सकता था। ये मम्मी नहीं हो सकती। उसके कामते हुए लबों से सिसकी निकली। उसकी मम्मी तो गोरी चिट्टी सेहतमंद ऊंची लंबी ग्रेसफुल औरत थी, जिनकी दोधिया रंगत में लालियाँ देखती थी। गुदास घटावदार होंठों पर लिपस्टिक के बगैर ही गोया लहू छलकता था। 7-8 साल पुरानी ज़ियाबतीज़ ने भी उनकी सेहत पर कोई नुमाया असर नहीं डाला था। अपने तीनों बच्चों को देखकर उनके खूबसूरत होंठों पर जो मुस्कुराहट लहर की तरह उभरती, उनकी स्याह आंखों में अनोखी सी चमक भर जाती थी। डैडी के मरने पर उसे याद था कि उसने अक्सर औरतों की दबी दबी सरगोशियाँ बारहा सुनी थी। आरफा ऐसी क़यामत खेज़ जमानी के साथ कैसे बेवगी काटेगी? बहुत मुश्किल है खुद पर बंद बांध सके। शायद इसी खौफ से कि वो कहीं दूसरी शादी ना कर ले, ताया जी उनके साथ तरजीही सलूक करते थे। उनकी हर बात, हर ज़रूरत को सर फहरिस्त रखा करते थे। और ये वही हैं जिन्हें कभी बुखार भी होता था तो सेहतमंद चेहरा तमतमा कर और भी पुरकशिश लगने लगता। तो क्या उनका ये हाल सिर्फ मेरी वजह से, मेरी जुदाई की वजह से हुआ है? क्या मम्मी ने मेरी जुदाई को रोग बना लिया या कोई और वजह? वो खुद को घसीटती हुई उनके बेड के पास आई। मम्मी, उसने बेसाख्ता अपना चेहरा उनके पैरों पर रख दिया। सफ़ेद चादर के नीचे से भी उनके पैरों की ठंडक उसके रुखसार से टकराई थी। उसे पता भी नहीं चला। वो उनके पैरों पर सर रख के फूट फूट कर रोती चली गई। वो उसके इस तरह रोने के बावजूद साकित लेटी थी, जैसे उनके बदन से किसी ने रूह भी खींच ली हो। देख लेना, ये ना हो कि फिर पछतावे ही रह जाए, कि उसके कान में बोला तो उसे करंट सा लगा। वो पागलों की तरह उनके पूरे बदन को टटोलने लगी। उसके हाथ उनके सीने पर आकर ठहर गए। कमज़ोर सीने में सांसों का ज़ेरो बम जारी था, मगर बिल्कुल खफीफ सा। मम्मी, ये आपको क्या हो गया? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मैं आपसे नाराज़ थी, रूठी हुई थी और दिल से चाहती थी आप आकर मुझे मना लें। एक बार ना मानूं तो दूसरी बार आए। मम्मी, आप आती तो सही। आपकी भी ऐसी सख्त दिल तो ना थी कि आपके मनाने से भी ना मानती। मैं नाराज़ होकर सोती थी तो आपको रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह सवेरे ही मुझे आकर प्यार करने लगती। मम्मी, ये कैसी नाराज़ी थी? मैं रूठी तो आप भी खफा हो गई, या ताया जी की नज़रों में मातूम नहीं होना चाहती थी? मम्मी, एक बार मुझे बताई तो सही, वो कौन सी रुकावट थी जिसने आपको मेरे पास आने से रोक के रखा? मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मम्मी जान, आई लव यू, आई रियली लव यू।
आप आंखें खोलकर मुझे देखिए तो सही, एक बार एक नज़र मेरे चेहरे पर तो डालिए। मम्मी, आपको नाराज़ करके मैं भी खुश नहीं रही। मम्मी, आंखें खोलकर अपनी इस उजड़ी बेटी को तो देखिए, देखिए जिसे आपने दुल्हन बनाकर अपने हाथों से रुखसत किया था, वो कैसी बर्बाद है। आपने कैसे हम सफ़र के साथ में अपनी बेटी का हाथ दिया था कि उसने एक बार भी प्यार का जुमला, हमराही का कोई एहसास आपकी इस खानुमा बर्बाद बेटी के पल्लू से नहीं बांधा। मम्मी, मैं किससे कहती। मम्मी, सबने मुझे छोड़ दिया, आपने सबने मुझे अकेला कर दिया। मैं गुस्से में आपसे नाराज़ होकर आई थी, दोबारा कभी ना मिलने का अहद तो मैंने किया था। आपने ये कसम क्यों खाई? आपने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मम्मी, मुझे माफ़ कर दे। मम्मी, आप अच्छी हो जाइए, पहले जैसी। फिर आपकी बिया आपसे जी भर कर लड़ेगी, नाराज़ होगी। प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मुझे अभी भी आपके सहारे की ज़रूरत है। रोते हुए दीवाना वाल उन्हें चूमे जा रही थी। उसका सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी, सारा जहर उन्हें इस हाल में देखकर न जाने कहाँ चला गया था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आने में देर क्यों कर दी। मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? उसने तशवीश भरे अंदाज में उनके चेहरे पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उनके पपूटे हल्के से कँपाए, मगर उन्होंने आंखें फिर भी नहीं खोली। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो? उसका दिल ज़ोर से कांपा। बीमार का क्या था? क्या पता बीमार भी ऐसा जिसकी सांसें हाथ से जुड़ी हो। उसके कानों में पुप्पो की आवाज़ गूंजी। घर मम्मी मुझे माफ़ किए बगैर चली गई। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये अकेली क्यों है? जोया कहाँ है? हारिस, वलीद उनके पास क्यों भी नहीं, कोई भी नहीं। पुप्पो तो कह रही थी इस वक्त जोया होती है। वो उठी और तेज़ी से बाहर निकल गई। वो स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। मैडम, इस वक्त ड्यूटीज़ ऑफ हो रही हैं। नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग वाले चार्ज ले रहे हैं। डॉक्टर वसी अभी आते होंगे, वहीं आकर पेशेंट को अटेंड करेंगे। वार्ड बॉय ने उसे बताया तो सर हिलाते हुए वापस मुड़ी। कहीं भी नहीं मम्मी, कैंटीन से चाय पीने गई थी। सर में बहुत दर्द था। आप कैसा फील कर रही हैं? उसके कदम जोया की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर ही रुक गए। सोया, अभी यहाँ कोई था, यहाँ मेरे पास। उसने मम्मी की कमज़ोर आवाज़ सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। नहीं, कोई भी नहीं मम्मी, मैं आई हूँ तो इधर कोई भी नहीं था। बिया आई थी, अभी वो रो रही थी और कुछ कह भी रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर पता नहीं कैसी गनुदगी थी, जैसे मैं सारी की सारी पत्थर की हो गई थी। जोया, वो आई थी, वो रो रही थी, तुम देखो बाहर ही होगी वो। की आवाज़ टूट टूट कर कराह के कानों तक आ रही थी। पागल नहीं हूँ जोया मैं। देखो कमरे में उसकी महक अभी तक है, मुझे महसूस हो रही। बिया यही खुशबू लगाती थी। देखो मेरे हाथों पर उसके आंसू अभी भी मौजूद है। देखो की कामती लर्जती आवाज़ पर बाहर खड़ी बिया के आंसू का बंद फिर टूट गया। मम्मी, कुछ भी नहीं है, ड्रिप से कोई कतरा गिरा होगा। आपकी तबीयत अब मुझे कुछ बेहतर लग रही है। रात को आपको बिल्कुल होश नहीं था। मैं डॉक्टर का पता करती हूँ। जोया कहते हुए बाहर की तरफ मुड़ी। वो तेज़ी से कॉरिडोर के दूसरी तरफ मुड़ गई। पता नहीं उसके अंदर उनका सामना करने का हौसला नहीं था, या अभी जो वो उन्हें इस हाल में देखकर इतना रोई थी, तड़पी थी, और अब चंद ही मिनटों में वही नाराज़गी उठ कर आई थी, या वो सबके सामने इस आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए अपनी अना को नहीं पछाड़ सकती थी, ना चाहते हुए भी लौट आई। कैसी थी आरफा भाभी? आज भी गई हुई है? वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, लाउंज में बैठी पुप्पो ने उसे पूछते हुए तन सा किया। उसका दिल पहले ही छलकता जाम बना होता। वो एक लफ्ज़ ना बोल सकी। भैया मिल आई हो भाभी से? वो उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए उसके पास आकर बोली। पुप्पो, वो मेरी मम्मी तो नहीं थी। वो तो मम्मी का साया भी नहीं था। मैं कैसे उनका सामना करती? पुप्पो, मेरी मम्मी को क्या हो गया? वो तो उनके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस वक्त उसे किसी कंधे की ज़रूरत थी। वो आंसू जो उसने जोया के कंधे से लगकर बहाने थे, वो सादिया बेगम के सीने से लगकर बहाने लगी। कहती थी ना, एक बार मिल लो जाकर, देख लो उन्हें तो तुम्हारी जुदाई की नाराज़गी और हक तलफी का रोग खा गया। देखा कैसा हड्डियों का पिंजरा बनकर रह गई हैं। उन्हें तो कोई भी नहीं पहचान सकता। वो उसके सर और कंधे सुलाते हुए बोली। पुप्पो, आप दुआ करें। पुप्पो, अल्लाह आपकी दुआ सुनता है मेरी मम्मी के लिए कि वो अच्छी हो जाए, पहले जैसी। मैं उनसे नाराज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनका सामना नहीं कर सकती। कैसे उनके सामने खड़ी होंगी मैं? वो बुरी तरह से बिखर रही थी। हौसला करो बेटी और शुक्र अदा करो, अभी देर नहीं हुई। और दुआ तो बेटा हर दुखी दिल की मकबूल होती है। फिर औलाद की दुआ माँ बाप के हक अल्लाह कम ही रद्द करता है। मैं भी दुआ करूँगी, तुम भी नमाज़ पढ़ो और दिल से अपने अल्लाह से दुआ करो, और शाम को उन्हें दोबारा देखने जाओ। तुम्हारे देखने से ही उनमें जान दौड़ जाएगी। चलोगी ना शाम को? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम इतनी जल्दी चली गई और नाश्ता भी नहीं किया। चलो मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। तुम चलकर मुंह हाथ धो लो, बल्कि वज़ू कर लो। वज़ू से ही तुम्हारी परेशान तबीयत को ढाढ़स मिलेगी। शाबाश मेरा बेटा, अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पहले की तरह उनके माथे पर बोसा देते हुए मोहब्बत से बोली तो वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, ये कैसी बेवकूफ़ हीरोइन है। मतलब अपनी माँ से मिल लेती,
इतना रो रही, इतनी जज्बाती होकर बोल रही है। जब वो उठी है वो फिर चली गई। इतना जिद हो रही हूँ ना मैं। आप लोग तो खैर ये है ना कि आप लोग एपिसोड वाइज सुन रहे हैं, आप लोगों के वो बीच में वक्फा आ जाता है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली इस नावल को पढ़ रही हूँ, तो मैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ ना, मतलब इसके आई हेट हर। अब तो आई हेट हर। खैर अब इसके अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।